फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट मैं इससे शुरू करूँगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम रोनिन सिंह है। मैं भागलपुर, बिहार से हूँ नेटिवली। मैंने इस साल की यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन होता है, भारतीय वन सेवा, उसमें 69वां यानी 69th रैंक प्राप्त किया है। और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी और इनफैक्ट कुछ साथ-साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग मेरा ये 2000 मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी साल 2019 के मिड में। मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किया था। आई वाज ऑफर्ड अ जॉब प्लेसमेंट बट आई डिड नॉट गो फॉर इट। तो फिर मैं दिल्ली आया और मैंने दिल्ली से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। उसके बाद कोविड आने के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट जो कि होना था 2020 में, वो कोविड की वजह से लेट हो गया। सो मैंने 2020, 21, 22 और 23 के अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैंने 4 साल सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट दिए हैं और 1 साल मैंने मेरा 2023 का अटेम्प्ट था, इट वाज माय फर्स्ट फॉरेस्ट सर्विस का अटेम्प्ट। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चारों साल मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था सिविल सर्विसेज में, बट मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। मैंने चारों साल मेंस लिखा है, इंक्लूडिंग द ईयर 2023। मेरा सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फॉरेस्ट सर्विस में मेरा ऑप्शनल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज फॉरेस्ट्री। तो दिस इज माय बेसिक बैकग्राउंड। एंड अगर मैं सवाल से शुरू करूं तो सबसे पहले सवाल है मेरे पास पीवाईक्यू एनालिसिस का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी स्टेज पे रहें, चाहे प्रीलिम्स या मेंस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दैट। तो व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में पीवाईक्यू एनालिसिस का रोल ये रहता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट UPSC focuses more and asks more questions with respect to certain topics। जैसे कि गांधी जी के हिस्ट्री के ऊपर, गांधी जी का रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हैज बीन वेरी फोकस्ड बाय द UPSC एग्जामिनेशंस। तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा कि किन टॉपिक से फोकस करना है। जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलीजन्स में काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री में। वैसे ही गांधी जी के बारे में जो इतनी बातें हैं, ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं, काफी बार पूछी आती हैं सवालों में इन प्रीलिम्स क्वेश्चंस। Similarly, if we speak about economics का पेपर, in questions related to economics and prelims, so I would say that in preliminary papers, UPSC asks a lot of questions जो टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं। जैसे कि कोविड के बाद से एक टॉपिक है, जैसे कि राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, ये न्यूज में रहा है। तो आप देखेंगे 2021, 22 और 23 तीनों साल इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट से जुड़े सवाल आए हैं। सो इस तरह की चीजें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जब एनालाइज करते हैं, तो यू गेट टू नो, आपको पता चलता है कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और किन चीजों पे हमें कम फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी स्पीक अबाउट मेंस प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक की किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर 2020 या 21 में एक सवाल आया था माइक्रो इरिगेशन फंड पे, नाबार्ड की, जो कि नाबार्ड के द्वारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो those questions help you understand कि अगर हमें इरिगेशन पढ़ना है तो किस स्कोप तक पढ़ना है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन कौन से स्कीम्स हैं उससे जुड़े हुए, और उससे इवन इफ वी आर रीडिंग अबाउट द स्कीम्स, सो हमें उस स्कीम्स के बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड व्हाट कैन बी रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू स्पीक अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स। Next question which I can speak about is choosing the optionals. So I am a BTech मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम IIT कानपुर। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल पहले से पढ़ रखा था, जिसकी वजह से जब मैं 2019 में अपने ऑप्शनल्स पिक कर रहा था इनिशियली, तो उस समय मैंने गो थ्रू किया कि किस तरह के सवाल आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। सो मैंने ये पाया कि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरह के सवाल आते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन आवर कॉलेज एग्जामिनेशंस, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्विजेस एक्सेट्रा। सो इट हेल्प्ड मी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं अपने ग्रेजुएशन की नॉलेज से मे बी आई कैन टैकल दिस ऑप्शनल। अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शनल पिक करता तो मुझे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो उसको पढ़ना पड़ता, जिसमें कि काफी
वक्त भी जाता और काफी डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मैकेनिकल लेने का एक फायदा ये मेरे रहा कि ये ऑप्शनल कॉमन रहा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विसेज दोनों के लिए, जिसकी वजह से मैं फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन थोड़ी कम मेहनत करके अच्छे से प्रिपेयर कर पाया। सेकेंड ऑप्शनल जो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहा है वो है फॉरेस्ट्री। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिकिंग फॉरेस्ट्री ऑप्शनल वाज अ हैप्पी एक्सीडेंट फॉर मी, बिकॉज मैंने ही बहुत कम समय में ये डिसाइड किया था कि मैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पिक करने वाला हूँ। तो मेरे पास 2-3 कारण थे पिक करने के फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। आई हैड 2-3 ऑप्शंस इन माइंड, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। सो फॉरेस्ट्री मेरा पिक करने का पहला सबसे बड़ा कारण था कि उसका कंटेंट जो अवेलेबल है मार्केट में, अगर हमें वीडियोस देखने हैं या कोई किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, ये इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीवियस टॉपर्स भी रह चुके हैं उन्होंने फॉरेस्ट्री लेके क्लियर किया है, तो उनके नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एक्सेट्रा। दूसरा ये था कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखें, जियोलॉजी का सिलेबस देखें, बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस देखें, या कोई और सिलेबस देखें फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट सर्विस में, तो फॉरेस्ट्री का सिलेबस रिलेटिवली मोर लिमिटेड है, रिलेटिवली छोटा है, जिसकी वजह से प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट मेरे लिए ये एक बून की तरह काम किया, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विस मेंस इन आई थिंक last year end of September and first week of October, I realized that forestry as a subject is coming very easily to me. मेरे लिए बहुत ही आसान था उसे पढ़ पाना, उसे इंटरनलाइज कर पाना। So that is an interest which I apparently developed after I started reading forestry. तो जिसकी वजह से जो मेरे मार्क्स भी आए फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में इस साल, मेरे सबसे ज्यादा नंबर फॉरेस्ट्री में ही थे। आई स्कोर्ड 222 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन फॉरेस्ट्री। आई स्कोर्ड 199 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन मैकेनिकल, 120 मार्क्स इन जनरल नॉलेज, as well as I think 146 marks out of 300 in English. So forestry actually helped me get the rank, and actually this is one of those papers जिसके लिए मैंने सबसे कम पढ़ाई की है, but because वो इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया, वो नेचुरली आता गया, तो मुझे कम वक्त लगा इसे सीखने में। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में मैकेनिकल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी बेसिक्स, जो बुक्स होते हैं, जो नॉर्मल आपकी किताबें होती हैं, उसको फॉलो करना। जैसे कि फॉर थियरी ऑफ मशीन्स वी फॉलो अ बुक नेम्ड एज एस रतन। फॉर थर्मोडायनेमिक्स के लिए और पावर प्लांट इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग के लिए हम पीके नाग जैसी बुक्स फॉलो करते हैं। ये रेफरेंस बुक्स हुआ करती थी, जिससे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, और थियरी रिलेटेड अगर मुझे कुछ पढ़ना हो तो मैं पढ़ता था। Apart from that, yes, I will come to both the book list for pre and mains both. Just give me 1 minute. I've started with mechanical engineer, so I'll complete with that. Apart from that, एक दो किताबें ऐसी हैं जो कि पेपर 2 जो मैकेनिकल का है, जो कि मोस्टली आपका थर्मल एंड हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। उसके लिए मेरी एक दो किताबें थी, जैसे पीएल बलानी एंड आरके राजपूत। These two books have been very good reference sources for me to go about, चाहे आईसी इंजन की थियरी पढ़नी हो, उसके नोट्स पढ़ने हो, चाहे मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, एक्सेट्रा। ये बुक लिस्ट जो है मुझे काफी हेल्प किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक क्रैश कोर्स किया था नेक्स्ट आईएएस का आफ्टर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बाद। तो वो 2-3 महीने का क्रैश कोर्स होता है, जिसमें वो टॉपिक्स को इजीली कवर करवा देते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवाते हैं, जिसकी वजह से काफी आसानी होती है क्वेश्चन से डील कर पाने में। Apart from that, when we speak about the book list for prelims, the book list for prelims which I followed is very conventional. मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी। मैंने एनसीईआरटी नहीं, कई लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, मैंने एनसीईआरटी नहीं फॉलो की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई यूज्ड टू रेगुलरली गो थ्रू द पीटी 365 मॉड्यूल ऑफ विजन आईएएस बिफोर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स के लिए आई यूज्ड टू फाइंड रमेश सिंह अ बिट बल्की, सो आई स्टार्टेड रीडिंग शंकर गणेश। शंकर गणेश की जो बुक है, बहुत ही पतली सी किताब है। इट इज अबाउट 150-180 पेजेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, तो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन संघानिया फॉलो की है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक सबने करी होगी। हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज पे स्टिक किया है। एनसीईआरटीज हमें बहुत ही
क्रिस्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप PYQs की एनालिसिस करें एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स पेपर, यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। तो जिससे कि हमें पता चलता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एनसीईआरटीज में एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इज वेरी वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल एक रहा है जो कि एक रेगुलर हैबिट सी रही है, वाज गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स। पहले 2 साल 2020-21 में मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था विच वाज हिंदू, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू 2 न्यूज़पेपर्स इन हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस के लिए एज सच कोई बुक नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में आई स्टार्टेड विद बिपिन चंद्रा, बट आई रियलाइज दैट फैक्चुअली थोड़ा सा वो लैक करता है, ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करने के लिए पुस्तक है वो, बट फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी सी कम है इसकी उसमें, जिसकी वजह से आई स्विच टू स्पेक्ट्रम। बट स्पेक्ट्रम में मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ी है, कुछ चैप्टर्स वो पढ़े हैं जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज दैट नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1857 रिवोल्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सवाल ज्यादा आते हैं और काफी फैक्चुअल आते हैं। तो इफ यू पिक द स्पेक्ट्रम बुक और उसके वो चैप्टर्स आप पढ़ जाए तो आई थिंक 80 to 100 पेजेस में, विच यू कैन कवर अप इन आई थिंक इन अ डे और टू, उसमें आपका मोर और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रम के कवर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस वाइज वो भी पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे कवर नहीं होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में, जिसके लिए मैंने कुछ 3 या 4 चैप्टर्स मैंने पढ़े थे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन से। ये आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, बट दिस इज अ वेरी फेमस बुक, प्लासी टू पार्टीशन, तो वो मैंने फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन है दैट PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इफ अगर आप PYQ की जब एनालिसिस करेंगे, आप गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से सवाल किस किस टॉपिक से हर साल आए हैं, तो विल वेरी इजीली रियलाइज कि कुछ सवाल तो ऐसे पाया गया है जो कि वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए हैं कई सालों में प्रीलिम्स में। मेंस में कई सवालों को लैंग्वेज चेंज करके डाला गया है। फॉर एग्जांपल, इंडियन सोसाइटी का एक सवाल है जो विच डील्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड उसका लिंकेजेस। वो सवाल कई डिफरेंट लैंग्वेजेस से कई बार सवाल ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। So when you go through the previous year questions, you realize that these questions have been repeated very recurrently. Apart from this, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो बुक लिस्ट के बाद इफ आई गो थ्रू द आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की आई वाज लकी इनफ कि मेरे 3-4 दोस्त जो थे मेरे कॉलेज से ही मेरे साथ आए थे प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमारे 4-5 लोगों का एक सर्कल था, तो हम उसी में हम डेली 4-5 मेंस के सवाल लेके प्रैक्टिस किया करते थे और एक दूसरे से आंसर पीयर रिव्यू करवाते थे। तो उससे हमें नए नए पॉइंट्स भी पता चलते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमें हमारे आंसर्स में नहीं थे, कौन से पॉइंट हमें लिखने चाहिए थे, कौन से पॉइंट मोर रेलेवेंट है, कौन से कम रेलेवेंट है। और साथ साथ एक इंस्टेंट हाउ डू आई से इंस्टेंट चेकिंग हो जाती है कि आप आंसर सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। आपको कोई दूसरा बंदा कोई एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाता है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स हेल्प यू। अगर आपके पास एक ऐसा पीयर डेवलप कर सकते हैं या एक पीयर रिव्यू ग्रुप डेवलप कर सकते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं दिल्ली में बैठ के या कहीं और, तो वहां पे आप 2-3 लोगों के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं। When we speak about attempting maximum number of questions in prelims, आपको the best way to identify कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं is by going through mock papers. कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर हैं जो आप घर बैठ के या किसी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में वो टेस्ट दे सकते हैं आप। तो उससे आप जब 8, 10, 15, 20 टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, मैं अगर 100 में से 80 सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 90 सवाल में अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। तो वो एनालाइज करके आपको एक टाइम मैनेजमेंट ऐसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जिससे कि आप उतने नंबर ऑफ सवाल तो एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करें ही, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर पेपर की डिफिकल्टी बढ़ती है तो उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ सवाल अटेम्प्ट करने वाले कम हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी। जैसे कि हर साल आई टेल यू, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अराउंड 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स, बट दिस साल मैंने अराउंड 85-88 सवाल ही अटेम्प्ट करे क्योंकि इस साल का पेपर आप सबको पता होगा काफी अलग पैटर्न का और काफी टफ आया था। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं
चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसका सबसे बड़ा की है प्रैक्टिस। एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर आपको 2 घंटे में 100 सवाल अगर आपको प्रीलिम्स के अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में जाके, तो आपको वो 1.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी घर पे। सेम गोज फॉर मीन्स। आई यूज टू सेट अ टाइमर कि मैं 2 घंटे 50 मिनट में ही पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करूं, और जैसे ही 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे 55 मिनट हो जाते थे, आई यूज टू स्विच ऑफ द टाइमर, आई यूज टू क्लोज द पेपर एंड उसके बाद अटेम्प्ट नहीं करना है। तो उससे हमें पता चलता है कि अगर हम उससे हमें पता चलता है कि अगर मैं 2 घंटे 50 मिनट में इस वक्त अगर रूम पे मैं पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो एग्जाम में उस प्रेशर एनवायरनमेंट में मैं 3 घंटे में तो पेपर अटेम्प्ट कर ही लूंगा। तो थोड़ा सा अपने आप को, अगर इफ यू प्रेशराइज योरसेल्फ अ लिटिल मोर एट योर होम एनवायरनमेंट और इफ यू एट योर कोचिंग एनवायरनमेंट, इट विल हेल्प यू better perform in the actual exam environment. Next, I hope I have answered your question. If there is any other doubt, I'll request you to add questions in the chat. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें। सो इस चीज के लिए आई टेल यू, एक एक एनालिसिस आपको, एक हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा, विच इज कि सबसे पहला हैबिट डेवलप करने का प्रॉब्लम आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑब्जेक्टिविटी। आप कोई क्वेश्चन फेस करते हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या पूछी गई है और उसको आपको आंसर कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया हुआ है, a lot of my friends, is a question is that what are the problems why food processing sector in India is not able to reach its full potential। तो इसका कई सारे आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई चेन नहीं है, a lot of problems are there, but one of the biggest problem which is there is that इंडिया में इन जनरली हम जिस सोशल अपब्रिंगिंग से आते हैं, वहां पे हम नेचुरली फ्रेश बनाए हुए खाने को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने मैं टोमेटो केचप रख दूं और एक घर की बनी हुई फ्रेशली मेड धनिया की चटनी रख दूं, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर दैट धनिया की चटनी और सम अदर चटनी मेड एट होम। सो दैट डिफरेंशिएशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट Indians naturally, the society they come from, they do not prefer packaged food so far. The अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो we are living in a generation where we may not have people जो हमारे लिए घर पे खाना बना रहे हो, हम बाहर मेट्रो सिटीज में जॉब के लिए रहते हैं। तो उस कंडीशन में फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड्स बिकम अ नेसेसिटी रादर नॉट अ चॉइस। तो उस केस में हम इस चीज को अपहोल्ड कर सकते हैं, बट ये मेंशन करना जरूरी है आपके आंसर में इन द फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि एक नेचुरल सोशल डिमांड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिवली प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आपके आंसर में वो पॉजिटिव अप्रोच अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो होगा वो सोल्यूशन बेस्ड होगा। एट द एंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू विल बी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस जो कि एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल है टू सम एक्सटेंट, एंड एटलीस्ट दे प्रोवाइड अ डायरेक्शन जिसमें कि काम करके इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और एनीथिंग लाइक दैट, द मोटिवेशन कम्स and the solution starts coming from your preparation stage itself. Next question is how to start preparation in beginning and what to do and not to do for beginners. So first thing which I will say for beginners, and which at the beginning in 2019-20 I also faced, is that उस समय you are very tempted to go to multiple sources, right? आपको बहुत इच्छा होती है कि मैं इस चीज को 4 जगह से पढ़ लूं, या फिर मैं किसी मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा जगह से कवर कर सकूं। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप लक्ष्मीकांत से आप कंफर्टेबल हैं, so you do not need to go for any other material या any other book, because any one source of material is enough for you to clear the examination। because लोग जनरली क्या करते हैं, एक ही टॉपिक के लिए वो 4 अलग अलग किताबें पढ़ने लगते हैं, and when you start going through 4 different books, the content is not exactly the same, जिसकी वजह से आप पढ़ बहुत ज्यादा रहे होते हैं, बट रिकलेक्शन और रजिस्टरिंग, दिमाग में आपके माइंड में वो चीजें रजिस्टर नहीं हो रही होती हैं। तो एट द एंड ऑफ वो आपको वो याद नहीं रहता है, वो चीजें आपको फाइनली वो एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहेंगी। तो एक चीज को 3 अलग अलग किताब से पढ़ने से बेहतर है, मैं रिकमेंड करूंगा कि एक ही चीज को एक ही किताब से आप 3 बार पढ़ें, तो वो रिकलेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि उस किताब के जितना पोर्शन है और उससे एटलीस्ट जो सवाल आएंगे वो आपसे श्योरली हो जाएंगे। Did you join any coaching and how it helped in preparation? For forest service, I'll tell you specifically, I joined Vajiram IAS ka, there's a course for forestry preparation. So because I had absolutely no knowledge about forestry up until last year September, जब मैंने civil services का मेंस लिखा था, तो मेरे पास टाइम कम था और मुझे पूरा सिलेबस कवर करना था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं खुद अकेले बैठ के शायद मैं उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगा।
जिसकी वजह से आई looked out for options, and one of the best options which I received was the forestry optional preparation by Vajiram and Ravi IAS, जो कि आई थिंक 30-35 डेज का ओवरऑल कोर्स होता है, जिसमें कि वो अबाउट 70-75% और साल से अप टू 80% ऑफ द सिलेबस वो क्लियर करवा देते हैं. तो when you able to cover that much syllabus in 2 महीने के स्पैन में, 1 महीने में अगर आप उतना सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, तो पहले तो आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपके अंदर कि हाँ, मतलब मैं एग्जाम के लिए उतना प्रिपेयर्ड हूँ. सेकेंड ऑफ ऑल, जो पोर्शन वो कवर नहीं भी करवाते हैं, उस पोर्शन के लिए वो मटेरियल बता देते हैं, जैसे कि most of the portion which they have not covered in that course has been covered by the famous book of forestry, that is Manikandan and Prabhu. सो आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से कवर हो जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ. तो वो पोर्शन आपका सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से कवर हो जाता है, जो कि आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं GS3 मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ टॉपिक्स हैं पेपर 1 में, जैसे कि फॉरेस्ट्री का सर्वे, फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, and a few other topics which I'm not able to recollect right now. ये टॉपिक्स हैं जो आपके मणिकर्णिका प्रभु में 10-15 पेज, 20 पेज. ट्रिबोलॉजी इज आल्सो वन टॉपिक जो कि 15, 20, 25 पेजेस में आराम से कवर हो जाता है मणिकर्णिका प्रभु में. So even if they do not cover it, they tell you from where to cover it, and that helps you develop that confidence कि हाँ, I can prepare, I'm suitably prepared for forestry in a span of 1.5 to 2 months. So that coaching institute Vajiram held me, and for interview, for personality test preparation, I took up the interview guidance program for 3 or 4 different coachings. That is Sankalp IAS, Forum IAS, Vajiram and Ravi, and I think Shankar IAS. Yeah. And all 4 of them have been adequately helpful for me. उनके panels काफी close to civil services preparation थे, and it helped me develop a confidence कि yes, I can do well in personality test as well. Because confidence plays a major role with respect to personality test preparation. Next question is that next question is how to make topic wise notes from the syllabus. So I'll tell you with respect to GS and with respect to फॉरेस्ट्री, जो कि GS का पोर्शन आपको सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विस दोनों में हेल्प करेगा, इज दैट आप सिलेबस पिक कीजिए, go on Google, go to the internet and you just find out किस तरह के सवाल पूछे गए हैं so far. ठीक है, तो when you make a list of the quality of question, type of questions which have been asked with respect to a particular topic. For example, I did that for land reforms. तो लैंड रिफॉर्म्स में आपको आज तक मेंस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, अगर आप वो देखें तो आई थिंक देयर आर 10 to 15 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड. एंड इफ यू नोटिस, तो वो 10 से 15 सवाल ऑल इन ऑल 4 या 5 थीम्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं. एक थीम है कि कितने इफेक्टिव थे वो, एक थीम ये है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे. सो चाहे आप एनालिटिकल पोर्शन की बात करें, चाहे हम फैक्चुअल पोर्शंस की बात करें, सबको मिला जुला के इवेंचुअली 4 या 5 थीम्स ही बनती हैं. So now that if you are reading something about land reforms, so you know what to read, what to focus upon, and what kind of questions UPSC ने आज तक पूछे हैं, they have asked. So that helps you also understand कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है आपको कि किन चीजों पे फोकस नहीं करना है, so you can pay less attention to those things. Next question which I have is, please keep asking questions because it will help me understand आपको what more do you need to understand. Environment का source, so a lot of people for prelims as well as mains, a lot of people follow Shankar IAS की book for environment. I personally have never followed that book. For environment, at least for prelims, I went about the syllabus. मैंने prelims और mains का syllabus देखा, उस टॉपिक के रिलेवेंट टॉपिक्स के वीडियोस परस्यू किए, एंड आई हैड अ फ्रेंड जिसके नोट्स थे, तो उसके फिर नोट्स परस्यू किए, वेरी गुड नोट्स, जो कि उसने एज पर आई रिमेंबर विजन IAS के फाउंडेशन कोर्स से बनाए हैं. सो NCERT हेल्प्स यू अ लॉट. अगर आप बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिक लेवल्स एंड फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम एंड ऑल के अगर आपको बेसिक क्वेश्चन से डील करना है, so NCERT plays a major role when you talk about biodiversity interactions such as commensalism, symbiotic relationships, etc. So NCERT is good enough, I would say. Apart from this, जो टॉपिक्स करंट के हैं, जो टॉपिक्स UPSC में
रेगुलरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, अगर आप देखेंगे, जो कि काफी टफ दिखते हैं। उसके लिए आई विल रिकमेंड कि अ मेजर पोर्शन उसका कवर हो जाता है फ्रॉम द, इफ यू गो थ्रू द लास्ट 2 साल के, अगर आप मंथली मैगजीन्स या लास्ट 2 साल के पीटी 365 मॉड्यूल या किसी अगर अलग कोचिंग के ऐसे किसी मॉड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो 2 साल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, for international relations as well as for environment, I recommend going through, if you are preparing for the first time, I recommend going through the PT 365 on the monthly magazine module for any coaching of 2 years, because ये वैसे टॉपिक्स हैं environment, science and technology as well as international relations, जो कि highly based out of current affairs होता है, और इनके करंट अफेयर्स 1.5-2 साल तक रेलेवेंट होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ 1 साल का पीटी 365 इनफ ना हो। जैसे कि आई विल टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड दिस ईयर इन प्रीलिम्स पेपर व्हिच वाज अबाउट द वुलबाचिया मेथड। दैट टॉपिक वाज वेरी मच इन न्यूज़ इन द पीटी 365 ऑफ 2021, और 2021 में ये काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि उस साल डेंगू के जो संक्रमण था, डेंगू और चिकनगुनिया का, ये काफी ज्यादा था दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और केरला जैसे कई इलाकों में। तो उस समय ये वोल्बाचिया मेथड काफी फेमस हुआ था, कैसे हम मच्छरों को रोका जा सकता है, मच्छरों के डेवलपमेंट को रोका जा सकता है, मस्कीटो के ग्रोथ को। तो ये 2021 की न्यूज 2023 में यूपीएससी ने पूछी। तो अगर हम 2 साल का करंट अफेयर्स विद एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, तो इट हेल्प्स अस अ लॉट, कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से भी, एक कंटेंट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में कवरेज है, और एक ओवरऑल आपको, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके जब आप मेंस में आंसर लिखने जाते हैं, तो काफी सारे एग्जांपल्स आपके पास ये रहते हैं। एक यूपीएससी, सीएससी एंड आईएफएस में प्रिपरेशन, आईएफएस में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोनों का सेम होता है, बट ये हमने देखा है कि कट ऑफ जो है वो फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का 15-20 नंबर, 10 से 15 नंबर एटलीस्ट, इस साल अगर हम देखें तो 18-20 नंबर ज्यादा होता है सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन में, बिकॉज सीट्स कम है फॉरेस्ट सर्विस में। Apart from that, mains examination का pattern is very different in civil services prelims and mains. In civil services mains and forest service mains. Civil services mains में GS के 4 पेपर होते हैं, which you must be aware of. एक ऐसे का पेपर होता है and एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। फॉरेस्ट सर्विस मेंस में देयर इज 1 पेपर फॉर इंग्लिश एंड एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है सिविल सर्विसेज में, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते, यू हैव टू स्कोर 25%। बट इन फॉरेस्ट सर्विस इंग्लिश का पेपर होता है, रीजनल लैंग्वेज का नहीं होता है, एंड दैट वो पेपर क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है, उसके मार्क्स ऐड होते हैं। सो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इट विल गेट एडेड टू योर रैंक, इट विल हेल्प यू गेट अ बेटर रैंक। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव 1 जनरल नॉलेज का पेपर, जिसका सिलेबस इज वेरी सिमिलर एंड वेरी क्लोज टू जीएस पेपर्स, एटलीस्ट द 3 जीएस पेपर्स ऑफ जीएस 1 to 3 ऑफ सिविल सर्विसेज। एथिक्स का पोर्शन नहीं होता है एज पर आई एम अवेयर इन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सिलेबस इज रादर थोड़ा लिमिटेड कंपेयर टू सिविल सर्विसेज मेंस फॉर जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज इन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंटरव्यू में ये मेंस दोनों का अलग अलग होता है। जनरली सिविल सर्विसेज का मेंस सितंबर के महीने में होता है, और फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस नवंबर एंड के आसपास होता है, मिड नवंबर एंड नवंबर में होता है। इंटरव्यू, ये पाया गया है कि सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू पिछले कुछ सालों से काफी सिमिलर हो रहा है। बोर्ड का साइज डिफरेंट होता है, सिविल सर्विसेज हैज 5 member पैनल बोर्ड एंड फॉरेस्ट सर्विसेज हैज 4 members। अपार्ट फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि करंट अफेयर बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड, एक जो डिफरेंसेस पाया गया है सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू में, जो सिविल सर्विसेज में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चंस आर रिलेटिवली मोर क्लोजर एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ इन जनरल, बिकॉज आपका डोमेन एक्सपर्टीज उस फील्ड में है, क्योंकि आप उस रिस्पेक्टिव टेक्निकल या आप कहें कि उस फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड सर्विस में ही जाने के लिए आए हो। Should we make notes of standard books also like Spectrum? I would not recommend you to make notes of all the topics of Spectrum, but the thing is, there are some topics which have been
asked in prelims as well as mains, जहाँ पे बहुत ही कुछ टॉपिक्स है which I discussed earlier also बहुत recurrently पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो क्विट इंडिया हो, उसके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक एक पेज के नोट्स बना लें. So it will be very helpful for you. It will be very easy for you to go back and revise your notes because it is ये हमने फेस किया है कि अगर आप सोचे कि मैं 15 दिन बाद जाके जो मैंने किताब पढ़ी थी उसको वापस पूरा रिवाइज कर दूंगा, तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप उस टॉपिक को पूरी की तरह से रिवाइज कर सकें. So it is better if you have your own notes in your which will come handy to you because those notes reflect what you find difficult. जो आपको याद रखने में डिफिकल्टी हुई, तो आप उन नोट्स को गो थ्रू करके आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं. एंड जो पोर्शन और टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं, जिनको आपको शायद रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो उन पे आप वक्त कम जाया करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज फेयरली नाइस. मेरा 23rd ऑफ अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था. मेरा प्री नून सेशन था. And my board was Suman Sharma madam का board था. She's an IRS officer. She was the chairman of the board, chairperson of the board, and she started with fairly comfortable questions. She asked to introduce myself. She asked me the name, मेरे नाम का मतलब उन्होंने पूछा. Then she started abruptly. She started asking about current affairs. She asked me a couple of questions about the perspective of Donald Trump with respect to NATO and its funding in Europe. She asked me एक question उन्होंने पूछा था जो कि she asked me कि tell me some unconventional things about Manipur crisis and उसके economic impacts. So these were questions जिसमें कि मैंने मैम को बोला मैम 2 मिनट I will like to take 10 seconds 15 seconds and answer. So after that I answered. She said no you're going in the wrong direction. I will give you a hint, based on that you answer. So she had been very helpful. She kept giving me hints ताकि मैं सही डायरेक्शन में आंसर कर पाऊँ. She wanted to check कि मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे नर्वसनेस में उस समय वो चीज़ याद ना हो, बट अगर मैं रिकलेक्ट करवा पाऊँ तो शायद ये बंदा बोल पाए. She helped me, she gave me hints and I was able to recollect those. Apart from that, there were two panelists who asked me questions solely about climate change. This was because I'm working right now एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा था मैं पिछले 4 महीने से, जो कि क्लाइमेट अकाउंटिंग एंड कार्बन अकाउंटिंग पे काम करते हैं, एनालिटिक्स पे. सो दैट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि मुझसे इंटरव्यू में काफी ज्यादा सवाल क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछे जाएंगे. तो 4 में से 2 पैनलिस्ट जो थे उन्होंने मुझसे केवल क्लाइमेट चेंज के बारे में सवाल पूछे. सो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिफोरहैंड बिकॉज मुझे पता था कि मेरी जॉब प्रोफाइल वैसी है तो मुझे वैसे सवाल पूछे जाएंगे. And then the last person who asked me questions was a bit about diversity and culture of India because मैं इंडिया में 5, 6, 10 अलग शहरों में रह चुका हूँ. तो he asked me questions about the diversity and culture. So I would say that जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो largely expected थे based on my detailed application form, based on my DAF. And I had some idea कि मुझसे इन dimensions में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, and I was able to tackle most of them. And one recommendation which I will give, which I think is also in one of the questions, that अगर if I don't know कि मुझे एक सवाल मुझसे पूछा गया है and I don't know the answer to it, तो मैं कैसे आंसर करूँ उस चीज को. So with respect to interview or personality test, my humble request would be that they do not expect you to know the answer of every question. वो आपसे उम्मीद नहीं लगाते कि आपको हर सवाल का आंसर आता होगा. So very humbly, very politely आप बोल दें कि sorry मैम या sorry सर, मुझे पता नहीं है, and I would like to go through it in future. मैं जब वापस जाऊंगा, घर पे जाऊंगा या जाऊंगी, तो मैं उस पर टाइम स्पेंड करूंगी, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, और समथिंग लाइक दैट. आंसर इट वेरी पोलाइटली सो दैट उनको पता चले कि इसे पता नहीं है बट इसे उस चीज को जानने की जिज्ञासा है. बिकॉज दे वुड एक्सपेक्ट पीपल हु इंटेंड टू लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ. Because if you're learning throughout your life, you're able to bring changes accordingly. Apart from this, mock interview और UPSC interview में क्या difference होता है? I would say that थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बेटर प्रिपेयर करने के लिए मॉक इंटरव्यूज में जनरली जो पैनलिस्ट रहते हैं दे आर अ बिट मोर हार्श ऑन द स्टूडेंट्स. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट रहते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. वो तुमको कंप्लीटली कंफर्टेबल कराते हैं. तुम 2-3 ऐसे अगर तुमको उनको दिख रहा है कि तुम परेशान हो तो 2-3 आसान सवाल आपसे पूछेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं. तो दे आर जनरली वेरी हेल्पफुल इन दैट वे.
बट वो ये भी चेक करते हैं कि आप कितने जेन्युइन हैं, आप कितना अच्छा अपनी पर्सनैलिटी को कितने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और अगर आप कुछ फेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने ये पाया है कि मेरे कई दोस्त जिनको कि थोड़े से जान-पहचान के लोग, जिनको गलत एक्सपीरियंसेस दिए गए थे, जिनको बताया गया था कि नहीं, आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा मोल्ड करें, वैसा मोल्ड करें, उनके नंबर रिलेटिवली कम आए हैं इंटरव्यू में। मेरे मार्क्स थे 204 आउट ऑफ 300 इन फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू प्रिपरेशन, व्हिच इज़ रिलेटिवली अ गुड स्कोर दिस ईयर। Next is what were the mistakes that I committed. So one of the mistakes which I said, which I would like to say, which I committed with respect to mains preparation, is that mains में मैंने I used to prepare remotely. During COVID, I was at my home. I was preparing from Ahmedabad for some period. So I was तो अब मैं जब आंसर्स एंड ऑल लिख के मैं सबमिट करता था, so a lot of recommendations which used to come from the coaching institutes, the teachers and a lot of people, was that you change your answers this way because सब कोई ऐसा लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, conclusion should be this big enough, you should at least add one diagram, you should at least add one flow chart and this and that. I would recommend not to pay heed to these things, because as long as आप सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं, as long as आप समझ पा रहे हैं कि सवाल की डिमांड क्या है, एंड as long as आप ये समझ पा रहे हैं कि आप उस डिमांड को ढंग से एड्रेस कर पा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा है या छोटा है, फर्क नहीं पड़ता आपने डायग्राम बनाया है या नहीं बनाया। अगर आपने डायग्राम की उस बात को अपने वर्ड से एक्सप्रेस कर दिया है इन द आंसर, इट डजंट मैटर इफ यू मेड अ डायग्राम और नॉट। सो आई वुड रिकमेंड दैट इस चीज पे ये फोकस मोर। दिस इज अ गलती जो मैंने कही थी, जिसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट के बाद मेरे स्कोर एक्चुअली कम हो गया मेंस में, बिकॉज आई केप्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स कि मेरा इंट्रो ऐसा होना चाहिए, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट होना ही होना चाहिए, समथिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है डायग्राम, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डायग्राम हो। हाँ, किसी सवाल में जो कि प्योरली ज्योग्राफी का डायग्राम बेस्ड सवाल है, तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आप कम शब्दों में अपनी बातों को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो डायग्राम का रोल ये होना चाहिए कि आपका टाइम बचाने में हेल्प करे, ना कि ये कि आपके दिमाग पे बर्डन बढ़ाए। चाहे डायग्राम हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे वो किसी अलग फॉर्म का पाई चार्ट हो, एनीथिंग लाइक दैट। सो दैट वाज वन मिस्टेक आई कमिटेड, एंड जो कि मैंने रियलाइज किया कि जिसकी वजह से मेरी आंसर से मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। देयर वाज अ सर्टेन वे व्हिच आई यूज्ड टू राइट, व्हिच यूज्ड टू डिफरेंशिएट मी फ्रॉम अदर पीपल, जो कि काफी कम हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ एवरीवन, जो सब जैसा सब लिख रहे हैं वैसा ही मैं लिखने लगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो गलती ना करें। इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, दूसरों से पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है, सबकी सुननी जरूरी है, बट आप इवेंचुअली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि क्या है जो मेरे, इट शुड नॉट, आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए उन गलतियों से, जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यू ओनली पिक अप दोज इन एडवाइसेस, दोज ओपिनियंस, जो कि आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करें, ना कि किसी और के बताए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। Whatever originality you have with respect to your answer writing, with respect to your conceptual understanding, you should not lose that in the herd of listening to others. Next is IFS का work क्या होता है? See, I have not been into the training, I have not been in this service, so I do not have a great detailed idea about this. But based on what I know, is the services is associated with 4 different scopes. First is a very technical aspect of the service, which is फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट जिसमें आप फॉरेस्ट की इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा हो, आप इंश्योर करते हैं कि कहीं अगर ट्रीज का ग्रोथ नहीं हो रहा है, टिम्बर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली ट्रीज को प्लांट करके रीजनरेट करवा के आप ग्रो करवा सकें। कुछ एरिया में जहाँ नेचुरली डिफॉरेस्टेशन नहीं, बट कुछ जगह एरिया में जहाँ पे ओवर ग्रोथ हो रहा है ट्री का, तो अगर ओवर ग्रोथ से भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि टिम्बर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, जैसे कि अच्छा हैबिटेट डेवलपमेंट नहीं होता है, इन्वेजिव स्पीशीज कहीं ग्रो कर रही हो, तो उस चीज को केटर करने के लिए फॉरेस्ट का कोर लेवल मैनेजमेंट का एक स्कोप होता है, which is I believe is highly technical, highly analytical. A lot of engineering is involved in that, I would like to believe. Second aspect is wildlife conservation and biodiversity management, जिसमें कि you will hear posts such as chief wildlife warden, you will hear of posts such as
departments such as NTCA, National Tiger Conservation Authority. So these departments are जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें फोकस होता है कि हम कैसे नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करें ताकि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, बोथ फ्लोरा एंड फौना. The role should be to ensure that no poaching takes place, no illegal hunting takes place, no uh, uh, intrusion of forest areas, core forest areas take place. तो wildlife conservation का role वहाँ आता है. That is where we manage different protected areas. Third will be ecotourism, which is very closely associated with wildlife conservation, where we develop wildlife conservation through an economic model, जिससे कि we are able to create awareness. We are able to generate some form of employment for the local communities. At the same time, we are able to protect the local environment, local biodiversity and ecosystem of the region. And the fourth would be local development of helping the ecology, environment, and economics, as well as the social life of the forest dwellers, as well as the different tribal communities which reside in the forest areas. तो ये 4 मेन एस्पेक्ट होते हैं जो कि फॉरेस्ट सर्विस के स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, based on what I'm aware of, Indian Forest Service की ट्रेनिंग द फर्स्ट 3 to 4 months जो कि फाउंडेशन कोर्स होता है, which is it is very similar and it is actually the same as that of civil services. लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है. They go through the same curriculum and after 3.5-4 months इनकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग, जो सर्विस बेस्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इट हैपेंस इन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी विच इज इन देहरादून, and I believe it is in the campus of Forest Research Institute. It is a very beautiful campus. You can go and look at its photos and videos on YouTube, on Google. And I think the training period is about 16 to 18 months, where they are trained with respect to different aspects of forestry management, wildlife conservation. They are trained with respect to some form of investigation and law enforcement dealing with different forest and wildlife related crimes. And you're taken to different places in the country जहाँ पे आप अलग अलग forest ecosystems, for habitats, flora and fauna से रूबरू होते हैं, आप समझते हैं कि कितनी diversity है इंडिया में. This is the overall process of forest service training. Resources to tackle the current affairs for prelims. So resources to tackle, this is a major problem I think for all the civil services aspirants and forest service aspirants, that current affairs becomes very problematic and a bit too bulky when we are preparing for preliminary based examination for civils as well as forest services. So if you ask me, I followed 2 things after some amount of analysis, because अगर आप हर साल के पेपर को एनालाइज करेंगे एटलीस्ट पिछले 5-6 सालों का, तो अलॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव गिवन कि कौन सा सवाल किस सोर्सेस से आया था. तो सोर्सेस के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने ये पाया है, आई पर्सनली हैव फाउंड दैट अलॉट ऑफ करंट अफेयर्स के सवाल अगर आप देखें जो कि 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट कॉपर माउथ एंड डिफरेंट बर्ड्स, जिसका आंसर बर्ड्स था, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. बेसिकली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. हिंदू के आर्टिकल्स से, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल से डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल ऐसे कई सारे आए हैं, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए मैं हिंदू न्यूज़पेपर को जनरली रिकमेंड करता हूं. नॉट स्पेसिफिकली, नॉट जस्ट फॉर मेंस बट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बिकॉज प्रीलिम्स में काफी सारे सवाल द हिंदू से उठ के आए पाए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस द लास्ट 2 years आई हैव बीन गोइंग थ्रू हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो काफी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट के पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के पूछे जाते हैं. तो दे आर वेरी विविडली एंड वेरी लूसिडली कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस. तो Hindu and Indian Express when it comes to daily newspaper. And I have never really very dedicatedly followed the monthly newspaper, but monthly magazines. But PT365 जो मॉड्यूल है विजन IAS का, वो मैंने जनरली फॉलो किया है for prelims preparation for civils and forest services for every year. And when it comes to topics like art and culture, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, आई रेकमेंड आप 1 साल के PT365 को 1 या 2 बार गो थ्रू करें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 2 बार. एंड जो ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं आपको पता होगा कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में है कौन से नहीं है.
और आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट से भी पता चलता है कौन से सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप इनफैक्ट आप कोचिंग्स के भी कुछ सवालों को मैप करेंगे और देखेंगे जहाँ कौन से सवाल हैं जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पूछ रहा है प्रीलिम्स में, तो यू विल रियलाइज दैट ये सवाल काफी न्यूज में रहते हैं और यूपीएससी ने भी कई बार इन सवालों को पूछा है। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो competition commission of India, for example, this year a question came on the competition of commission of India, I think in GS paper 2 और paper 3। तो competition commission एक ऐसा टॉपिक था जो कि मेंस में जो पूछा गया था, तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने मेंस के टेस्ट सीरीज में कवर किया था। So these are topics which we realize that ये हर कोचिंग कवर कर रही है, everyone is covering, there must be some reason, you go through the news behind it, you understand, आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये सवाल, ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एंड उस बेसिस पे you will be able to easily answer those questions. So even mock tests of prelims and mains sometimes help you. I will not recommend कि आप सारे कोचिंग के सारे मॉक टेस्ट को गो थ्रू करें, बट अगर आप टेस्ट रेगुलरली जो आप जिन टॉपिक्स के जिन कोचिंग्स के आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें कोई कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। सो resources as I was going through would be PT365 once, I think at least I would, which I'll tell you what I did once for एक साल का for polity, economy and art and culture and social issues, and 2 साल का for environment, international relations and science and technology. So this is what I used to follow. Apart from this, I used to very occasionally go through योजना and कुरुक्षेत्र के magazines जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, तो उससे we get to know, understand a lot of publications and a lot of articles जो कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बताते हैं with respect to implementation of a scheme or facing a governance issue or going through different challenges. For example, I remember there was a very important article 2 years ago about the development of women-led self-help groups. So though that issue, that article very properly and very detailed, in a detailed manner, it covered कि क्या क्या issues self help groups face करते हैं, क्या क्या examples रहे हैं जो कि self help groups जो कि इन problems को किस तरीके से उन्होंने tackle किया, किस तरीके से tackle किया और किस तरह से वो successful SHG बन पाए। जो एक famous example हम सबको पता होगा जो कि है cooperative कम self help group का, जो कि सेवा फाउंडेशन ऑफ अहमदाबाद, जो कि आज के टाइम पे विमेंस का एसोसिएशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन है वो, एंड इट आई थिंक इट एम्प्लॉयज मोर देन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन इन गुजरात एंड प्लेसेस नियर बाय। तो ये सक्सेस स्टोरीज जो वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से वो बताते हैं इन दोज आर्टिकल्स, सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रॉब्लम्स को परसीव करती है, हाउ यू शुड बी परसीविंग दोज प्रॉब्लम्स व्हेन यू फेस इट आइदर इन सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन। तो some government publications such as Yojana Kurukshetra, PT365 module, any coaching, whichever coaching you find comfortable, and at least 1 or 2 newspaper आपको जैसे comfortable लगे। Apart from this, there's a question which says plan B कब से रखना चाहिए। I think this is a very individualistic question. इस question का कोई solution नहीं है, but if you ask me, my plan was that I will give 2 proper years, 2 proper attempts for civil services preparation, and then I will start looking for plan B. When I gave my ये 2 साल का जो preparation था, it developed into 2.5-3 years because of COVID, क्योंकि exams थोड़े delay हो गए, and then 2021 my score was very close to the cutoff. My score was I think 720 something, and the cutoff was 730 or 740 closely. So I thought I think I can give 1 more year dedicated for civil services, and after that I'll think for plan B. So मैंने 3 साल dedicatedly civil services 3.5 years दिए, and then in my 4th attempt I went for other examinations, very close examinations such as forest service and other examinations such as GATE, because I come from a engineering background, so GATE का exam दिया मैंने। I went for employee provident fund organization का examination for assistant provident fund commissioner and various other closely associated organizations के examinations. So I think you should understand कि आप कितना टाइम डेडिकेट करने को तैयार हो. It depends on your background, it depends on your socio-economic background, your educational background, it depends on your age. So based on that, I think you should take that decision कि मुझे कितना टाइम देना है इस प्रिपरेशन पे. Should I look for a plan B साथ साथ? इस साल we have seen a lot, every year we see a lot of people जो कि
प्रिपरेशन के साथ साथ उन्होंने जॉब भी करी है एंड दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान बी ना रखें या फिर आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन ना करें। यू कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद इट। सो नेक्स्ट आई थिंक वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। सो पर्सनालिटी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर फिलिंग इन दैट ऐप। आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में केवल what I'm telling you right now will might be very contrary to what a lot of coaching institutes and a lot of mentors tell you, but I'll recommend you fill only those things in your DAF which are very genuine and very realistic and very very true to your heart. For example, I don't remember मैंने अपने DAF में एक भी ऐसी चीज लिखी थी जिसमें मैं actually believe नहीं करता था, because when you go and face the interview board and when you face the personality test panel, they are taking interviews on a regular basis. वो दिन में 6 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं and they are doing that I think twice or thrice every year. तो with respect to forest service, civil service, etc. So अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप किसी चीज को फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो they'll be able to figure it out in a span of 10-15 minutes. So आपका score will reflect that. So DAF में आप जो भी चीजें डालें, केवल वही चीजें डालें जो कि आपके बिल्कुल close to your heart हो, जो कि actual में true हो, and which actually reflects your personality. अगर आप कुछ भी ऐसा फेक डालने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट मी, it will reflect poorly to your in your scorecard in the form of bad personality test marks. When we go beyond that, तो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं आफ्टर डैफ, तो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने डैफ में लिखी हुई चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है कि आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं एंड यू आर अपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विस, so for example you are from, let us take an example, you are from West Bengal and you are appearing for forest service examination, so you should know what are the different kind of forest ecosystems which exist there. West Bengal is one such place जहाँ पे सुंदरबन से लेकर मैंग्रोव इकोसिस्टम से लेकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेकर डेसिडियस से लेकर एल्पाइन फॉरेस्ट जो कि दार्जिलिंग के इलाकों में एग्जिस्ट करते हैं। So you have to understand that, you have to understand उससे associated flora and fauna क्या है वहाँ पे, you have to understand, you have to have some knowledge कि have you ever been associated with the forest or wildlife or anything of that in your life, so you can relate that through either through your DAF or through your answers in your personality test. A very good way to check these things कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं, या फिर do I sound genuine enough, or am I able to address the demand of the question, will be to go through the mock interviews. When you go through the mock interviews of different coaching institutes, you will realize that अगर आप कोई आंसर दे रहे हैं at the end of the mock interview, you can ask them कि सर ये जो मैंने सवाल का आंसर दिया था was it genuine enough, because मैंने ऐसा काम किया तो है। For example, in my DAF मैंने I gave one of the hobby as theater and stage plays. The last time I professionally did theater was in college, which was 4-5 years ago, and उससे पहले I did it in 6th and 7th English standard. So even though I've done theater, I'm not very closely associated with it right now, and that is something which I have really enjoyed. But आपको वहाँ पे वो चीज़ बता पाने का गट्स होना चाहिए, उस चीज़ को आप जस्टिफाई कर पाने का क्षमता होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने आई एंजॉय थिएटर, बट ड्यू टू प्रिपरेशन मैं 4 साल से थिएटर नहीं कर पाया हूँ, मोर ओवर कोविड की वजह से नहीं कर पाया हूँ, एंड मेरे कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने थिएटर किया एंड मैंने काफ़ी इंजॉय किया। तो बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल, दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, एंड अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता है तो पोलाइटली से नो। इट सेट्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता है और आप उसको गेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन द सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट्री सर्विसेज, आई डू नॉट बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ गेस वर्क। सो बी वेरी ऑब्जेक्टिव, टेल देम इफ यू डोंट नो एनीथिंग, because there is always scope to learn, but try not to fake it. So if there is any other question I would like to answer, otherwise I think I have addressed good amount of ideas with respect to the preparation. Please do let me know अगर मैं कुछ और address कर सकता हूँ क्या। Someone is asking, my age is 25 with 6 attempts left. I am confident for pre but not for my optional. See, it totally depends on you. Are you willing to, क्या आप ये 6 के 6 अटेम्प्ट देने वाले हैं? अगर आप नहीं देने वाले हैं तो आप एक अटेम्प्ट लेके
वेरी ऑनेस्टली आप ये एक अटेम्प्ट लेके आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसा रहता है सिविल सर्विसेज में. If you are prepared with pre, तो at least even if you go for a mains preparation in the span of those 3 months, अगर आपका pre clear हो जाता है hopefully, तो आप जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन 3 महीनों के स्पैन में, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ लॉट, क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिट होगी. तो उस टाइम लिमिट में यू विल बी एबल टू प्रिपेयर अ लॉट जो कि आप नहीं कर पाते, जो कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते. So when I gave my first attempt, I was not very much prepared with respect to means, but when I pushed myself कि 3 महीने में सिलेबस खत्म करना ही है, I could not clear the mains, but I got really close to the preparation. I got a decent score in GS as well as in optional. I think overall I scored 710 marks, which is not good enough a score, but if you have not prepared and you are not prepared to go for the examination, 710 is good enough, because आप अगले साल आप वापस अटेम्प्ट दोगे, तब तक आपके पास 710 की क्वालिटी का एटलीस्ट आपका पास प्रिपरेशन हो चुका होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली. अगर आपको इफ यू आर वरीड दैट मेरे अटेम्प्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, तो आप वापस आपको अटेम्प्ट मत दो. यू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट, टेक अ स्पैन ऑफ 1 year, prepare yourself, then give that attempt. What must you remind yourself every morning to maintain motivation? I think the key to this preparation is that there is no source of instant gratification in this process. A lot of civil services people who have cleared this examination have said that UPSC is not a sprint, rather a marathon. So when they say that, they mean that आप 6 महीने प्रिपरेशन कर लोगे, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, अगर आप उस साल एग्जाम नहीं दे रहे हो, so you don't know whether you're going on the right path or not. There's nothing to make you realize that हाँ मैं सही कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ. So the key is to keep the thing in mind कि आप किसी जॉब को छोड़ के आए हो, या आप कहीं कॉलेज से निकल के आए हो, you must have had a lot of opportunities, you left all that to prepare for civil services. So important is to keep that in mind कि आप किस reason से, there must have been a very strong motivation in the back of your head because of which you came to prepare for civil services. So होता क्या है, 2 साल प्रिपेयर करने के बाद वो मोटिवेशन कहीं पीछे रह जाता है 2 साल 3 साल के बाद, बट रादर यू स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे इस टॉपिक में नंबर कम थे, मैं इसमें बढ़ा लेता हूँ, इसके लिए पढ़ लेता हूँ. इस चीज में मेरे नंबर कम थे, या फिर लास्ट टाइम मैं ये नहीं पढ़ पाया था इसलिए पढ़ लेता हूँ. दैट is a fine thing, but that should not be the sole motivation for preparation of civil services or forest service. So what I will recommend you is to have small breaks from your preparation, 1 दिन का 2 दिन का, after a span of 2-3 months, या 1 महीने के बाद, या whatever suits you. But keep reminding yourself why you left everything to prepare for these services, because when you come to prepare for these services, you lose out on a lot of friends, you do not have a very functional social life, you spend less time with your family. So अगर इतना मोटिवेशन था कि आप इतना कुछ सैक्रिफाइस करके इस प्रिपरेशन के लिए आए हो, तो वो मोटिवेशन एज लॉन्ग एज आपको याद रहेगा, तो आई थिंक यू विल ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड बिकॉज यू हैव गिवन अप अ लॉट फॉर दिस प्रिपरेशन. How to analyze syllabus and what should be the approach to tackle syllabus for beginners. So syllabus analyze करने के लिए for mains I will recommend you कि आप go through करें हर syllabus के हर सब टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्या क्या सवाल पिछले 10 साल में, एटलीस्ट सिंस 2014-15 पिछले 10 सालों में क्या क्या पूछा गया है. That will give you a good understanding कि किस डेप्थ तक आपको सिलेबस कवर करना चाहिए. And after that you can go through a couple of topper videos or people who have given this in depth ki whatever topics they have covered. You will find a lot of such videos on YouTube. But I think syllabus mapping of syllabus topics with the different PYQs which have been asked in the recent past is I think one of the best ways to go with respect to analyzing syllabus in means preparation. बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर टॉपिक से या किसी ऐसे टॉपिक से आप कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है इस साल सवाल आया है इसरो के डेवलपमेंट्स पे या चंद्रयान 3 पे, या पिछले साल सवाल आया था मे बी बायोफ्यूल्स पे, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पे. सो यू नो कि फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी पे सवाल आ सकता है बिकॉज ऑफ इट इज अ वेरी सिमिलरली इमर्जिंग एंड ग्रोइंग फील्ड. यू नो दैट नैनो मटेरियल्स पे सवाल आ चुका है आई थिंक, एंड इट कैन बी अगेन आस्क्ड इन द फ्यूचर. So when you go through the syllabus and when you understand the kind of questions which have been asked, so it helps you very well understand कि किस depth तक किस level तक preparation करनी चाहिए. And when it comes to prelims preparation, I will recommend you to very strongly
First of all, pick limited amount of books. I think one or two book per topic. For example, in geography, I'll tell you, in geography there are two NCRT books for physical geography, two NCRT books for human geography. I used to follow that. Apart from that, there's a famous book in civil service preparation known as G.C. Leong, Go Cheng Leong. Uske last ke 10-11 chapters, which very properly describe the different climatic regions of the world. I used to just go through those 10 chapters in G.C. Leong, which I think is hardly about 10 to, I think would not be more than 50 to 60 pages. So you can easily go through that in a couple of days. So just restrict your preparation for geography to those 4 or 5 books. क्योंकि वो चारों किताब मिला के भी I don't think it is more than 400 pages and hardly 400 to 450 pages. And every NCRT book has very big font, lot of diagrams. So वो interest बना रहता है पढ़ने के लिए. So pick such books after discussing with your friends, after looking at some top reviews कि कौन सा book है जो मेरा interest develop करके रखेगा. NCRT is a very good source with respect to history and geography, and even for economy for that matter. Lakshmikant is, I believe, good enough for polity. Nothing more is needed with respect to apart from Lakshmikant. And then PD 365 of 1 or 2 year will help you understand कि क्या topics news में रहे हैं. And newspaper also helps you cover a lot with respect to politics. So mapping of those things and picking up just one book for each topic and not picking up anything else and going through that very recurrently. Revision is key for clearing prelims, I'll tell you. अगर आप एक ही किताब को 3 या 4 बार पढ़ते हो, it will help you understand those things very properly. Because I remember जब मैंने पहला attempt दिया था, due to COVID the span increased. The exam got delayed from April to October. So I took that time to read the Bipin Chandra book, India's Struggle for Independence, I think twice. I went to that book twice or maybe 3 times. So उससे क्या हुआ कि मुझे वो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी विपिन चंद्रा के रेस्पेक्ट से मुझे एक स्टोरी की तरह याद हो गई. सो क्वेश्चंस एड्रेस करने में मुझे बहुत आसानी होती थी बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू वन बुक 3 times. तो इट हेल्प मी अ लॉट. एंड so pick up very small books, pick up very restricted amount of books, go through them more and more times, and go through only those chapters जो कि prelims के syllabus से cover होते हो, at the same time PYQs से cover होते हो. जो टॉपिक्स आपके पिछले 20-25 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए हैं अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स थिंग्स, आई थिंक दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो आइडेंटिफाई दोस with respect to mock test papers, with respect to PYQs, and with respect to the syllabus, and go accordingly. Speaking about revision strategy, I think my revision strategy was again which I told कि limited number of books, revising it as many times. मेंस के लिए भी मेरे कुछ नोट्स थे जो कि मैंने 2020 में ही बनाए थे जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था. उन्हीं नोट्स से मैं एडिशन करता चला गया. इट वाज नॉट लाइक आई केप्ट एडिंग मोर एंड मोर नोट्स. आफ्टर दैट व्हेन आई इन 2021-22 आई रियलाइज्ड दैट मेरे थोड़े से नोट्स मेरे स्टिल आउटडेटेड हो चुके हैं. दैट टाइम due out of necessity, I joined the mains guidance program of Forum IAS, which was significantly helpful to me. And उसमें जो मेरे को notes मिले उसको उस notes से मैंने addition किया. I added a lot of different things in that notes, and that was more or less for me. I did not pick up a lot of different materials for revision. Forum IAS के notes plus my own additions through newspaper, through monthly magazines, through a lot of different things. That was enough for me. So I think I have addressed most of the questions. Should we analyze PYQ before going through? I think you should go through the syllabus first. After going through the syllabus, you should go through the material, because now you know कि syllabus का कौन सा portion मुझे किस किताब से पढ़ना है या किस note से पढ़ना है. I will recommend कि आप अपने खुद के notes बनाएं, because अपने notes से आपकी जो memories जो जुड़ी होती हैं तो आपका subconscious help करता है recollect करने में. So you do that. After going through your notes, after going through the material once, then you go to PYQs and see कि material के कौन से portion से ज़्यादा सवाल आते हैं, and then you keep relating that. So I would say that first of all syllabus, then going through the study material, then PYQs, and then coming back to study material with respect to what topics are important and what to keep revising in your study material. So I think I've addressed most of the questions. I have told you about my revision strategy.
Environment notes for prelims, environment notes, if you can make some short notes from PTC 65, that will be great. Apart from that, NCERT के मेन टॉपिक्स के जैसे कि इकोसिस्टम हो गया, ट्रॉपिक लेवल, दिस दैट, फूड वेब, फूड चेन, इनके अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो उनके नोट्स विल बी वेरी हेल्प, बिकॉज आई थिंक किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स plus NCERT के notes are enough. If you do not want to do that, a lot of my friends have done that. Go through Shankar IS, syllabus wise, not the whole book. Shankar IS से भी अगर आप छोटे छोटे notes बना पा रहे हैं, topic wise, not a lot. Per topic, I think 1 page is enough for notes. Even if there are 55 topics, 55 pages of notes, you can go through that any day. एक दिन में 3-4 घंटे में you will be easily able to go through 55-60 pages. So that उस level के notes अगर आप बना पा रहे हैं, it will be very helpful for you, because अगर the moment your notes start getting very bulky, it gets very much difficult for you to keep revising them. So the purpose वहीं defeat हो जाता है. अगर आप खुद की एक किताब बना लेंगे तो आप वो किताब ही पढ़ लेते फिर, तो उससे बेहतर होगा कि आप थोड़े क्रिस्प छोटे नोट्स बनाएं and keep revising them more recurrently. So I think I've answered most of the questions. अगर a lot of people are asking the same questions again, जैसे कि how to analyze PYQs, I've told that before, so I think this video will be uploaded. तो आप उसमें स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आई थिंक मैंने PYQ को एनालिसिस करने का तरीका बताया है. You go through that. Apart from this, is there any other new doubt or new question? Let me see. I think this is it. So please do let me know through any format. I'm available on Instagram, so if you can contact me through there, I'll be willing to address any of your doubts. And I hope this was helpful. I hope this was helpful to all of you. Thank you very much.